नमस्कार दोस्तों, आज हम आज़ादी के बारे में चर्चा करेंगे क्योंकि आज भारत अपने गणतंत्र होने के 75 वर्ष पूरा कर चुका है और ये भारत के स्वतंत्रता दिवस का, यानी जब भारत स्वतंत्र हुआ था, कब हुआ था भारत स्वतंत्र हुआ था 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया था। तो तब से हमने 74 वर्ष की यात्रा पूरी कर ली है, हम 75 वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं। भारत की सरकार भारत के लोगों को आज़ादी के 75 साल यानी 74 साल पूरे होने के बाद 75वें साल में प्रवेश करने पर आज़ादी का अमृत महोत्सव बना रही है। अमृत क्यों? अमृत का मतलब होता है जो व्यक्ति को अमर बना दे। तो एक 75 साल की एक लंबी ऐसी गाथा जब हम गुलामी से आज़ाद हुए, अंग्रेजों की जो गुलामी थी 200 साल की, उससे आज़ाद हुई और एक स्वतंत्र देश बने और फिर हमने अपने देश का विकास करने का काम प्रारंभ किया। तो सबसे पहले 15 अगस्त 1947 को मिड नाइट का मतलब होता है मध्य रात्रि, आधी रात को जब पूरी दुनिया सो रही थी तब भारत जागा था। तब लाल किले की प्राचीर से भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्र ध्वज को फहराया। इस प्रकार भारत देश आजाद हो गया। इसके एक दिन पहले यानी 11:19 पर और 2 सेकंड पर पाकिस्तान आजाद हो गया। तो भारत के आजाद होने से एक दिन पहले पाकिस्तान को स्वतंत्रता मिली। इसलिए पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त को मनाता है और भारत अपना स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाता है। कई लोग कहते हैं कि 15 अगस्त को आकर क्यों चुना, दूसरा क्यों नहीं? तो 15 अगस्त की तिथि को या डेट को चुने जाने का अवसर ये था कि गवर्नर जनरल हुआ करते थे लॉर्ड माउंटबेटन। तो लॉर्ड माउंटबेटन सेकंड वर्ल्ड वार के समय सेनापति के रूप में काम कर रहे थे और उस समय जब विरोधी राष्ट्र उन्होंने सरेंडर किया था माउंटबेटन के सामने, इसलिए वो उनके लिए गर्व का या खुशी का महसूस करने का दिन था। तो उसने कहा ये भी अच्छा अवसर है खुशी करने का, आजादी दे रहे दूसरे देश को। तो उन्होंने 15 अगस्त 1947 को चुना। ठीक है, ये तो थी आज़ादी की बात। लेकिन आखिर हम इस दिवस को मनाते क्यों, ये क्लियर हो गया क्योंकि इस दिन हम आज़ाद हो गए। तो आपको एक चीज मुझे समझना है कि 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस में क्या अंतर है। गणतंत्र दिवस एक दिवस और मनाते हैं गांधी जयंती। स्वतंत्रता दिवस मनाते 15 अगस्त को। 15 अगस्त 1947 को चूंकि हम आजाद हुए थे इसलिए प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त क्या मनाते गणतंत्र दिवस मनाते 26 जनवरी को, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हो गया था पूर्णतः। क्या हो गया था? लागू हो गया। अगर कहें कि संविधान बना कब था तो बना था 26 नवंबर 1949। इसलिए 26 नवंबर को हम संविधान दिवस या विधि दिवस या कानून दिवस के रूप में मनाते हैं। संविधान दिवस, विधि दिवस या कानून दिवस के रूप में मनाते हैं। गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869, 2 अक्टूबर 1869 को। इसलिए हम 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं क्योंकि गांधी ने देश को आजाद कराने के लिए संघर्ष किया। इसके अलावा बहुत महान नेता है, उनकी जयंती भी वैसी मनाई जाती है जैसी गांधी जी। इनमें से गांधी जयंती को हटा दो, ये भी राष्ट्रीय पर्व। इनमें से 2 ऐसे पर्व हैं जो किसी भी ना तो धर्म ना संप्रदाय किसी से जुड़े हुए हैं। ये हर एक व्यक्ति को मनाना चाहिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इसमें कोई भी भेदभाव, क्योंकि आजादी सबको लेके नहीं, हिंदुओं के लिए आजादी, मुसलमान सब। गणतंत्र दिवस संविधान एक व्यक्ति पे लागू है कि सब पर समान, इसलिए ये सभी पर लागू होते हैं और सभी को इसका सम्मान करना चाहिए। राष्ट्र ध्वज कहता है तो सब खड़े होते हैं, ऐसा कोई नहीं हो सकता कि उखड़ा ना। अगर तुम चाहो राष्ट्रगान बोल सकते हो तो नहीं तो चुपचाप सावधानी की मुद्रा में खड़े हो सकते हो, लेकिन राष्ट्र सम्मान करें और राष्ट्रगान अगर गाया जा रहा है तो खड़े होकर के उसका सम्मान करें। अब हम इसके साथ ये देखेंगे कि आखिर हमारा भारत देश है कि गुलाम आखिर बना कैसे, मतलब इतना महान देश है और गरीब गुलाम बन गया। क्वेश्चन यही है, भारत जो है इंग्लैंड से 20 गुना ज्यादा बड़ा है। कितने गुना? यानी जिससे हम 20 गुना ज्यादा बड़े और उस चिन्नू टाइप के देश ने हमें गुलाम कैसे बना लिया। अगर भारत को देखोगे तो भारत का आकार आपको ऐसे दिखेगा। ये भारत का आकार आपको दिखेगा, ठीक है। और अगर इंग्लैंड को देखोगे यूरोप में तो इंग्लैंड ऐसा दिखेगा कटा फटा। अब ये देखो, एक छोटे से द्वीपीय देश ने जिसकी भारत के समान कोई भी औकात नहीं। 1/4 का मतलब क्या होगा? भारत इससे कितना था? 20 गुना बड़ा था। किससे? इंग्लैंड से 20 गुना बड़ा था। उस देश को गुलाम बना लिया छोटे से व्यक्ति। आखिर कैसे होगा? क्योंकि उस समय के स्तर पर जब हम बात कर रहे हैं, अंग्रेज भारत में आए कब आए? 17वीं शताब्दी में। तो 16वीं 17वीं और 18वीं शताब्दी में भारत एक विखंडित राजतंत्र की छाया में था, यानी कि हर जगह राजा महाराजाओं का शासन था। लार का अलग राजा, सेवरा का अलग, ग्वालियर का अलग, दतिया का अलग, हर जगह के राजा अलग हुआ करते और एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने पे आपको अनुमति लेनी पड़ती। और एक दूसरे को अगर कोई परेशानी आ रही तो उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं था कि भाई दूसरे को परेशानी क्यों उत्पन्न हो। तो इसी बात का अंग्रेजों ने फायदा उठाया। अगर यूरोपीय कंपनियों की बात करें तो यूरोपीय कंपनियों में सबसे पहले 1498 में पुर्तगाली यात्री वास्को दा गामा यानी वास्को डी गामा भारत आया। 1498 में वास्को डी गामा भारत आया। ये भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली व्यक्ति था और प्रथम यूरोपीय व्यक्ति।
तो केरल के कालीकट बंदरगाह पर इसने शरण ली थी, उतरा था। वहाँ के शासक जमोरिन, तो उन्होंने इसका स्वागत किया था कि भाई आइए और व्यापार करने के लिए आए, हमारे देश में व्यापार कीजिए। लेकिन जो व्यापारी थे उन्होंने इसका विरोध किया, क्योंकि अगर आ जाएगा तो हमारा स्थानीय व्यापार ठप हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। यहाँ आया, यहाँ से बड़े पैमाने पर मसाले खरीदे, उसने जहाज को भर के ले गया और पुर्तगाल में बेच दिया, जिससे उससे बड़ी पैमाने पर धन की प्राप्ति हुई और वो अमीर बन गया। बात समझ में? अमीर बन गया तो वहां से और लोग आने लगे व्यापार करने के लिए, और पूरे देश में यानी कि पूरी दुनिया में क्या होगा, भारत देश का नाम छा गया सोने की चिड़िया के रूप में। यानी लोग समझते थे कि भारत में धनी धन है, सोना ही सोना है, जितना सोना बटोर सको, जितना धन बटोर सको यहाँ से बटोर लो। तो यूरोपियों में वास्को ड गामा कौन सा यात्री था? पुर्तगाली यात्री था। पुर्तगालियों की जब खबर सुनी, दरअसल वास्को ड गामा भारत आया नहीं था, भटक के आ गया। कई लोग कहते हैं कि वास्को ड गामा ने भारत की खोज की। वास्को ड गामा क्या भारत की खोज करेगा? भारत तो जब से दुनिया का अस्तित्व तभी से मौजूद है। वास्को ड गामा भटक के भारत आ गया तो हम क्या करें? मान लो कोई व्यक्ति जो भिंड जाना चाहता था, लार आगे प्यार धार की पूछ के, अरे तुम्हारा फर्क है कि तुम भिंड खाना चाहते थे, गलती से लार तो पहले से ही था। तो क्या था, उस समय के स्तर पर घड़ी मौजूद नहीं थी, तो क्या हुआ था एक यात्री और था कोलंबस, जिसे पूर्व की यात्रा करनी थी लेकिन गलती से पश्चिम में चला गया, और वास्को ड गामा को पश्चिम की यात्रा करनी थी लेकिन गलती से पूर्व में चला गया, क्योंकि एक एक्यूरेट घड़ी का अभाव था। घड़ी का मतलब कंपास, जो नॉर्थ ईस्ट साउथ, नॉर्थ और साउथ की दिशा को बताता। तो जो गलती से वर्ड भारत में आ गया, और लोग कहते हैं कि भारत ने भारत की खोज नहीं की, बल्कि भटक के भारत आ गया तो बच गया सुरक्षित जगह पे आने। तो पुर्तगाली सबसे पहले आया। जब पुर्तगालियों के बारे में लोगों को पता चला तो डच भी आए। हॉलैंड के निवासी थे डच, वर्तमान में हॉलैंड को नीदरलैंड के नाम से जाना जाता। डचों ने क्या किया, तो पुर्तगाली लोग क्या कर रहे थे, पुर्तगाली लोग फैक्ट्री लगा रहे थे, मसालों का व्यापार कर रहे थे। डचों ने आके क्या किया, जैसे वस्त्र व्यापार है उसमें निवेश किया। यानी यहाँ ऊन बड़े पैमाने पर होती, कपास होता, तो कपास से कपड़े बनाओ, इनके पास मशीन थी बनाई कि लोगों को दोबारा से मुनाफा कमाओ, या कपास लेकर के अपने देश में जाओ, वहाँ से वस्त्र बनाओ और यहाँ के। जैसे इसे पता चला पुर्तगाली और डच ने बहुत लाभ कमा लिया, अंग्रेजों ने कहा भैया से कैसे हो सकता है, अंग्रेज भी भारत में कूद पड़े, है ना। अंग्रेज सबसे पहले भारत में आए 1608 में, और सूरत में इन्होंने पहली फैक्ट्री की स्थापना की। सूरत में, सूरत कहाँ है, गुजरात में। तो गुजरात की सूरत में जो इंडस्ट्रियल एरिया, वहाँ पर अंग्रेजों ने अपनी पहली स्थायी फैक्ट्री की स्थापना की। जब इन्हें अंग्रेजों के बारे में पता चला तो फ्रांसीसी कहाँ पीछे रहने वाले, फ्रांसीसी भी चले आए। अब ये समझो, एक म्यान में दो तलवारें कभी भी नहीं रह सकती, एक म्यान में एक ही तलवार है, इसे बोलते हैं टू शॉट्स थ्योरी। इस शॉट्स का मतलब होता है जिस म्यान है, जिसमें रखी जाती है। तो एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। अब बताओ देश कितना है, चार लोग कब्जा आने के चक्कर में देश कितना है, एक ही है भारत, चार लोग। तो फिर लड़ाई हुई किन किन की, सबसे पहले अंग्रेजों ने किससे निपटाया, पुर्तगाली खत्म। डच थे तो डच धर्म के बारे कहा, भारत छोड़ के इंडोनेशिया चले गए, है ना, हार गए। लड़ाई बहुत सी हुई थी, मांडीवास की लड़ाई हुई थी। अब फ्रांसीसी थे, तो फ्रांसीसी कंपनी एक सरकारी कंपनी थी, फ्रांसीसी कंपनी एक सरकारी कंपनी थी, इसकी स्थापना हुई थी भारत में 1664 में। तो सरकारी मदद न मिलने के कारण कमजोर हो गई और युद्ध में हार गए, तो फ्रांसीसी भी भारत से बाहर हो गए। अब एकमात्र शक्ति और मजबूत शक्ति बचे थे अंग्रेज। बात समझ में, कौन बचा था, अंग्रेज। एक बात जरूर याद रखना, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत आया, उसने जहांगीर से फारसी भाषा में बात की, और जहांगीर उसे प्रभावित हो गया। वो माय गॉड, अंग्रेज और फारसी से बोल रहा, तू तो अपना भाई है, भाई चलो गले मिल लेते। गले मिला, अंग्रेज है, एक हाथ में गुलाब और दूसरे हाथ में छुरी रखते हैं, इसलिए बोलते हैं कि एक हाथ में अगर कोट पहनते हो तो एक उसमें दो जेबें होती है, इसीलिए एक में छुरी रखो, एक में गुलाब रखो। तो प्यार करे उसे गुलाब दे दो, बिना माने तो छुरी से क्या होता मानो। तो जहांगीर से उसने क्या किया, कैप्टन हॉकिंस ने जहांगीर से एक फरमान जारी करवा लिया, और फरमान में क्या था, फरमान ये था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में बेरोक-टोक व्यापार करने की अनुमति हुई। प्रारंभिक रूप से जो फरमान था वो किसके लिए जारी किया गया था, एक छोटे से क्षेत्र के लिए, यानी कि जहांगीर ने बंगाल जैसे क्षेत्र के लिए व्यापार करने की अनुमति दी, ठीक है। फिर कई लोग थे, जहांगीर आए, औरंगजेब आए, कई शासक थे, चले गए आए। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण क्रांतिकारी परिवर्तन देखने को मिला वो मिला 23 जून 1757। हम सारी घटनाओं की बात नहीं कर रहे, इंपोर्टेंट। इस समय हुआ था प्लासी का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध, बैटल ऑफ प्लासी हुई थी। ये डेट और ये सन दोनों में परीक्षाओं में कई बार पूछा गया और फिर पूछा जाएगा क्वेश्चन। 23 जून 1757 को प्लासी के मैदान में एक साइड था सिराज, दिख रहा कि नहीं मार्क, सिराज, दूसरी साइड थे अंग्रेज, देख नहीं रहा सर। एक साइड सिराजुद्दौला था तो दूसरी साइड थे अंग्रेज। सिराज का जो हुआ करता था इसका सेनापति, उसका नाम था मीर जाफर। क्या नाम था, मीर जाफर। मीर जाफर, मीर जाफर कितना, सिराजुद्दौला, तो प्यार से लोग सिराज पूछे। सिराजुद्दौला का सेनापति मीर जाफर। इस समय अंग्रेज सेनापति हुआ करता था लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड क्लाइव। तो लॉर्ड क्लाइव ने क्या किया, सबसे पहले जब उसे पता चला, क्या पता चला कि सिराजुद्दौला जो सिराज है इसका युद्ध होने वाला किससे, अंग्रेजों से। अब देखिए इसमें कैसे हुआ था, क्या हुआ था, दरअसल
कि जो सिराजुद्दौला था, जैसे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, अगर उन्हें भोपाल में ही जाने की अनुमति ना हो तो किस बात के मुख्यमंत्री है कि नहीं? बताओ, मुख्यमंत्री को अगर राजधानी में रहने और काम करने का अधिकार। वैसे अंग्रेजों ने सिराज को कासिम बाजार हुआ करता था, वहां पर जाने की रोक लगा। भाई हमारा देश, हमारी राजधानी, और जाने की रोक लगा। गुस्से में आकर सिराजुद्दौला ने कासिम बाजार में आग लगा दी, पूरे बाजार को जला दिया। अंग्रेज भागे डर के मारे, और पश्चिम बंगाल में कोलकाता के पास एक द्वीप है फुलटा द्वीप, वहां पर जाके उन्होंने अपनी जान बचाई। जैसे ये खबर जी पहले कहाँ था, मद्रास में था, लॉर्ड क्लाइव से खबर पहुंची मद्रास में, बोले इधर अंग्रेज मरे जा रहे, जल्दी आओ। तो क्लाइव आया अपने जहाज बेड़ों को लेकर हथियार रख के, और इसने समुद्र में बंगाल की खाड़ी में जहाज रोक दिया, अभी सीमा में बंगाल में प्रवेश नहीं किया। इसने कहा सबसे पहले ये देखो कि जो सिराजुद्दौला इसके दुश्मन कौन कौन से। स्टेटस यही होती है, अगर जीतना है तो ये देखो कि दुश्मन के दुश्मन नहीं, बिल्कुल बनने कैसी बात कर, राजा नहीं बन। तो बोले हमारी साइड हो जाओ, जैसे ये तो जीतेंगे तुम्हें राजा बना देंगे। तो मीर जाफर को अपनी साइड कर लिया। दूसरे थे वहां के व्यापारी सेठ थे जगत चंद्र सेठ। उन्होंने कहा भाई क्या सेठ ही बने रहो जिंदगी भर, पैसा ही से कमाने के लिए। बोले जीतेंगे तो जो खजाना मिलेगा उसमें से पैसा तुम्हें भी देंगे, तो ये भी मिलेगा। और समझ हतेश चंद्र वगैरह थे। तो कुल मिला के जिनके जितने विरोधी थे अंग्रेजों ने सबको अपने पास बुला दिया। अब जब सूर्यकीकरण का प्रवेश करते युद्ध भूमि में जब सेना आमने सामने हुई, तो अंग्रेजों की सेना के सामने कौन था? मीर जाफर था। और मीर जाफर किससे मिला था? अंग्रेजों से। तो जैसे अंग्रेजों ने गोली चलाई, मीर जाफर भाग खड़ा होगा, ऐसा नहीं कर नहीं सकता था क्योंकि मिला था। और सेना ने देखा भाई सेनापति भग रहा है, सेनापति टिक नहीं पा रहा, तो सेना क्या टिकेगी? तो डर के मारे सेना भी, पहले सेना की संरचना ही होती थी, यहाँ होता था राजा, राजा को बीच में रख लो, आगे सेना, ठीक है, इधर सेनापति रहेगा। बात समझ में आई? लोगों ने क्या देखा, लोगों ने कहा कि जो सेना में थे, तो सेना ने क्या सोचा, सेनापति भग रहा है तो सेना भी भग गई। अब कौन बचा? मीर जाफर और इसके दो वफादार सेनापति मीर कासिम और मीर बदान। मीर कासिम और मीर बदान दोनों मतलब वीरतापूर्वक लड़ती हुई वीर गति को प्राप्त हुई। जब तक वो जिंदा रहा उन्होंने सिराज की रक्षा की। 17-18 साल का बच्चा था, दौड़ा दौड़ा के अंग्रेजों ने मार डाला। दौड़ा दौड़ा के मतलब अंग्रेज दौड़ रहा था, अंग्रेज पीछा करा दी, भाई नहीं मिला पानी आने को, दौड़ दौड़ के मर गया। एक कहानी किसकी थी? 23 जून 1757 में प्लासी के युद्ध की। ये भारत में अंग्रेजों की शुरुआती विजय मानी जाती। पहला युद्ध कौन सा जीता? प्लासी का युद्ध। यहीं से अंग्रेजों की भारत में नींव डली। अगर युद्ध भारत जीत जाता तो अंग्रेज सदा के लिए चले जाते देश छोड़कर, क्योंकि हार होती और मार पीट के भगा देता। लेकिन उन्होंने पहले युद्ध को अपने षड्यंत्र से जीत लिया। वीरतापूर्वक नहीं जीता, किससे जीता? षड्यंत्र से, ठीक है। मीर जाफर से बहुत पैसा मांगा अंग्रेजों ने, लेकिन कुछ समय तक तो जीता रहा। बाद में राजपूत खाली हो गया तो उसने मना कर दिया। मना कर दिया तो मीर जाफर को हटाना था। तो मीर जाफर के दमाद थे मीर कासिम। दमाद से बोला भाई देखो सब क्या करेगा, पूरा हो गया, उसका अगला दमाद और कर दिया है क्या नहीं? तो मीर जाफर का दमाद था मीर कासिम। तो मीर कासिम से अंग्रेजों ने समझौता किया। मीर कासिम से कहा भाई तुम्हें नवाब बना देंगे बंगाल का, ससुर को हटाओ। तो मीर जाफर को हटा करके मीर कासिम को बंगाल का नया नवाब बना दिया गया। लेकिन मीर कासिम एक बहुत ही बुद्धिमान और साहसी व्यक्ति था। उसने सबसे पहले नई सेना गठित करनी स्टार्ट कर दी, लेकिन इसकी भनक अंग्रेजों को लगी। पुर्तगालियों के साथ मिलकर वो अंग्रेजों को भगाने की कोशिश कर रहा था, डचों के साथ मिलकर। तो इसकी भनक कैसे मिल गई? अंग्रेजों ने कहा हमारे में षड्यंत्र रचेगा, हम नहीं राजा बनाए। बात समझ में आई? तो फिर क्या होगा, अंग्रेजों को जब इस बात की खबर मिल गई तो 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ। बक्सर का युद्ध हुआ। बात समझ में? बक्सर का युद्ध हुआ कैसे था? पहले एक बात समझना है कि भाई अंग्रेजों को जब ये जानकारी मिल गई थी कि मीर कासिम अंग्रेजों के विरुद्ध षड्यंत्र करने वाला है, तो अंग्रेजों ने भगा दिया था। किसे? मीर कासिम को। इसलिए मीर कासिम को भगोड़ा नवाब के नाम से जाना जाता है, मतलब राजा का भग गया राजपूत। भगोड़ा नवाब कौन? मीर कासिम। लेकिन ये भगोड़ा पहुंचा कहाँ? दिल्ली में पहुंचा। दो भगोड़ा वहां पे पहले से बैठे थे। एक तो मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड, मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड, अवध के नवाब शुजाउद्दौला, दो बैठे थे। तीसरा भी पहुंच गया, बंगाल का नवाब भगोड़ा नवाब मीर कासिम। तीनों भगोड़ों ने की भाई अलग अलग लड़ेंगे तो आ जाएंगे, तीनों एक साथ हो जाए। तीनों भगोड़ों ने एक साथ हो गया और एक सेना बनाई जो अंग्रेजों को लड़ने के लिए। लेकिन इन मन में सोच रहा अगर युद्ध जीत गए, अगर युद्ध जीते नहीं, लड़ा भी नहीं, अगर युद्ध जीत गया तो राजा कौन बनेगा? अगर मीर कासिम बन गया तो हम क्या करेंगे? बात समझ में आया कि नहीं? और दूसरा सोच रहा अगर सिराजुद्दौला की सेना जीत गई तो हम क्या करेंगे? तो जब युद्ध भूमि में आमने सामने आए 22 अक्टूबर 1764 को, तो अंग्रेजों से इनकी सेनाएं कुशलतापूर्वक नहीं लड़ सकती। क्यों? क्योंकि उसमें आपसी फूट का हुआ था। एक साथ अटैक करती तो ये युद्ध अंग्रेज बुरी तरह हार जाते, लेकिन इनमें फूट होने के कारण ये सेनाएं अंग्रेजों के सामने टिक भी नहीं पाई और तीनों को अंग्रेजों ने एक साथ हरा दिया, हिंदुस्तान के बादशाह को और बंगाल के नवाब को। इसलिए कहा जाता है 22 अक्टूबर 1764 के युद्ध ने भारत के इतिहास को बदल दिया। यह युद्ध अंग्रेजों ने वीरतापूर्वक जीता और यहीं से वास्तविक रूप से ब्रिटिश सत्ता की स्थापना भारत में हुई। तो अगर क्वेश्चन पूछे कि वास्तविक रूप से ब्रिटिश सत्ता भारत में कब स्थापित हुई? बक्सर के युद्ध से 1764 में। पहला युद्ध कौन सा जीता था? प्लासी का युद्ध। बात समझ में आई? तो ये विश्वासघात से अंग्रेजों ने जीता था, लेकिन ये उन्होंने वीरतापूर्वक जीता। इसलिए भारत में अंग्रेजी सत्ता की स्थापना का जो समय है वो है 22 अक्टूबर 1700। इसके बाद एक साल तक किसी ने सर नहीं उठाया अंग्रेजों के विरुद्ध। इसके पश्चात क्या हुआ? 1857 आ गया। 1857
1857 में गलती क्या हुई अंग्रेजों से, वे एक एयरफील्ड वो लेकर आए, बंदूक लेकर आए, एयरफील्ड थी वो, उसमें क्या हुआ था कि उसमें कारतूस भरने के लिए उसे मौत से दांतों से काटना पड़ता था, और इसके लिए चिकनाहट रखने के लिए वो गाय सुगर की चर्बी का यूज करते थे, ऐसा कहा जाता। तो मंगल पांडे हिंदू धर्म का था, पंडित था पांडे, उन्होंने कहा एक व्यक्ति आया, कैसे हुआ था, एक व्यक्ति आया था थोड़ी लिमिट जाती थी, तो मंगल पांडे ने उसका पानी पीने से मना कर दिया। उसने कहा जानो होशियार मत बनो, रोज सुगर की चर्बी खाते हो? बोले कहाँ खाते भाई, हम तो शाकाहारी पूजा पाठ कर। बोले जो कारतूस तुम डाल रहे हो ना इसमें, वहाँ से काट के इसमें सुगर की चर्बी, उसने लेकर मर गया। ये तो धर्म भ्रष्ट हो गया, मूड खराब हो गया उसका। उसने पानी आनी कुछ नहीं पिया, उसने कहा अंग्रेज चला गया सीधे सेना में, अंग्रेज थे और सामने अंग्रेज अफसर चल रहे थे, गोली मार दी। तो एक तो मर गया वही स्पोर्ट पे, दूसरा भाग के बच गया, हाथ में गोली लगी। इसलिए कहा जाता है कि भारत में 1857 की क्रांति के पहले सेनानायक कौन से थे? मंगल पांडे। जैसे ही ये खबर दूसरी सैन्य छावनियों में पहुंची, सब सैनिकों ने आंदोलन कर दिया कि इन्होंने धर्म भ्रष्ट कर दिया, और 1857 की क्रांति का उद्गार हो गया। इसी समय अंग्रेज ये कानून लेकर आए, इसे बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन दो निकली थी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ सब्सिडियरी अलायंस। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का मतलब होता है हड़पने की, लैप्स मतलब जिसको कोई पुत्र नहीं होगा, ऐसा राजा ऐसा शासक जिसका कोई पुत्र मौजूद नहीं है, उस व्यक्ति के राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में ला लिया। झांसी की रानी कोई पुत्र नहीं, तो झांसी की रानी के राज्य को भी अंग्रेजों ने अपने में मिला दिया। झांसी की रानी लड़ी, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, वीरगति को प्राप्त हो गई, उन्होंने खूब लड़ा। उनके साथ जो है तात्या टोपे जैसे वीर सेनानी थे। उन्हें 18 जून 1858 को अंग्रेजों ने शिवपुरी में, जैसे मान सिंह तोमर थे, उन्होंने गद्दारी की धोखे से पकड़वा दिया। कैसे? तात्या टोपे को उन्होंने फांसी पर लटका दिया। बात समझ में आई कि नहीं? फांसी पर लटका दिया। और इसमें जितने सेनापति थे, पहले इन्होंने खूब कोशिश की और इन्होंने इतना शानदार काम किया सैनिकों ने कि मुगल बादशाह को दोबारा भारत की गद्दी पर बैठा दिया और अंग्रेजी सत्ता की लगभग कुछ समय के लिए समाप्ति कर दी। 2-3 महीना शासन चला ही था। अंग्रेज थे वो तैयारी में लगे, और भारतीयों के पास उस समय एक माइंड नहीं था पूरा कि भाई अगर हम नया शासन स्थापित करें तो चलेगा कैसे। अंग्रेजों ने फिर अटैक कर दिया और जितने सैनिक थे बंदी बना लिया और फिर अंग्रेजों का शासन हो गया। बात समझ में आया? इसके बाद फिर 100 साल तक काम खत्म। फिर क्या होगा? काम चलता रहा, धीरे धीरे लोग आए, अपने स्तर पर काम किए 1900। इसके बाद 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई। कांग्रेस का मतलब ये है कि थोड़े विनम्रता के माध्यम से, प्रार्थना के माध्यम से, भीख मांगने वाले काम के तरीके से प्रार्थना करके आजादी दिलवा जाती। अंग्रेज के देने के लिए खाने वाले लॉलीपॉप पकड़ा दी थी, लेकिन क्योंकि मांगते थे, आजादी मांगी जाती थी, छीनी जाती, मांगने से नहीं मिलती, तो मांगते रहे। बाद में कौन आए? बाद में कई लोग आए बाद में, जैसे कि इन्हें बोला जाता था नरमपंथी, और इसके बाद आए धर्मपंथी, जैसे लाल बहादुर शास्त्री, विपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय। इनकी तिगड़ी ने इन्हें कहा जाता ग्रामपंथी। ग्रामपंथी का मतलब अगर अंग्रेज कम हो तो पकड़ के छूट दो, अंग्रेज ज्यादा है तो क्या, तो भाई हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम तो बस चुपचाप आंदोलन कर रहा था, और अंग्रेज कम है तो बट हो गए, समझ में? इसे बोला जाता है ग्रामपंथी। ग्रामपंथी का मतलब माहौल देख के काम करना है, लेकिन ये भी भारत को आजादी न दिला सके। इसके बाद है क्रांतिकारी भगत सिंह कंपनी, जो गोली की राजनीति में विश्वास नहीं रखते थे, नहीं रखते थे। उनका उद्देश्य नहीं था किसी को गोली मारना। उन्होंने अंग्रेजों से कहा आजादी दे दो, मैंने आजादी नहीं दी, तो उन्होंने बंदूक उठा ली। उठाना नहीं चाहते थे, तुमसे मांग रहे नहीं थी, तो क्या कर दिया? बंदूक उठा ली, असेंबली बम में फेंक दिया, बोले आजादी लेकर रहे। भगत सिंह जनसंघ का उन्होंने भी काम किया, लेकिन देश आजाद नहीं होगा। तो इन्हें 31 मार्च को फांसी पर लटका दिया गया। 31 मार्च को जैसे भगत सिंह श्री शहीद दिवस के रूप में मनाते, आजाद उसके पहले जो नोबल पार्क था, इलाहाबाद का अल्फ्रेड नोबल पार्क, उसमें सही होगा। इसके बाद क्या होगा? गांधी का प्रवेश हुआ भारत में। समझ में आई? तो गांधी 1915 में भारत आए। गांधी 1915 में भारत आए। इसके पश्चात उन्होंने क्या किया? पूरे भारत की यात्रा की। दोस्त कहा था, इन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना गुरु बनाया, उनकी कहने पर पूरे भारत की यात्रा की। भाई पूरे भारत को देखा, अगर कैसा विशाल देश को उन्होंने देखा और समझा कि भाई यहाँ तो अलग अलग जाति धर्म संप्रदाय के लोग रहते हैं, एक सूत्र में बांधना जरूरी है। यहाँ की गरीबी को देखकर के उनका हृदय फंस गया, और उन्होंने क्या किया? 1917 में सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह किया। रामचंद्र शुक्ल के आग्रह पर 1917 में चंपारण में क्या था? जो किसान थे, नील के किसान थे, उनके साथ प्रॉब्लम ये थी, तीन कट्टे का पद्धति वहां पर लागू की। 3 कट्टे का मतलब होता है 20 में से 3 बटे भाग, यानी कुल उपज का 3 बटे भाग 20 भाग से अंग्रेजों को देना पड़ता था। तीन कट्टिया पद्धति को समाप्त करने के लिए गांधी जी वहां पर गए और चंपारण सत्याग्रह उनका सफल हुआ। इसके बाद 1918 में खेड़ा सत्याग्रह हुआ। खेड़ा में क्या थे? मिल मालिकों की प्रॉब्लम थी। उस समय प्लेग बीमारी फैली हुई थी, तो लोग क्या कर रहे थे? मांग कर रहे थे भाई बोनस दिया जाए, तो बोनस नहीं मिल रहा था, तो गांधी ने बोनस दिलवा दिया। तो यहाँ पर गांधी सफल हुआ। फिर गांधी 1920 और 1922 तक एक आंदोलन लेकर आए, जिसे असहयोग आंदोलन, और उस समय मुसलमान आजादी के लिए खिलाफत आंदोलन चला रहे। तो असहयोग आंदोलन खिलाफत आंदोलन को मिला दिया, तो बन गया असहयोग खिलाफत आंदोलन। आंदोलन अच्छे से चल रहा था। सुभाष चंद्र बोस आईएएस अधिकारी बन गए थे। कलेक्टर के पद से इस्तीफा देकर आंदोलन टूट पड़ी। 1 साल में देश आजादी मिल जाएगी। गांधी ने कहा 1 साल में देश आजाद। सबने नौकरी छोड़ दी, स्कूल कॉलेज में जाना, बच्चों ने मार्कशीट फाड़ा दी, पुलिस स्वतंत्र वजह तभी नहीं पढ़ाई करती। वकीलों ने कोर्ट में जाना मना कर दिया, भारतीय जजों ने इस्तीफा दे दिया कोर्ट से। लेकिन क्या होगा? चोरा चोरी में घटना हो गई, चोरा चोरी, तो गुस्साई भिड़ थी, उसने पुलिस थाने में आग लगा दी, तो 22 पुलिसकर्मी मर गए, है ना।
ये 5 जनवरी 1922 की घटना है। तो 12 जनवरी को क्या किया गांधी जी ने, 5 फरवरी की घटना है, 12 फरवरी को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। इससे लोगों को बहुत दुख हुआ, सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ त्याग दिया और गांधी ने आंदोलन वापस ले लिया। तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि आखिर कश्मीर की सजा कन्याकुमारी को क्यों दी जा रही है, यानी कि मान लो हाथ में धारे तो प्यार क्यों काटा जा रहा है भाई। अगर उत्तर प्रदेश में घटना हुई तो उत्तर प्रदेश में आंदोलन ना करो, दूसरे राज्यों में तो करो। लेकिन गांधी जी की अहिंसा के पुजारी थे, तो उन्होंने कहा हिंसा अलाउ नहीं। फिर क्या होगा, 1930 में गांधी ने असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया। असहयोग आंदोलन में सबसे पहले साबरमती आश्रम का एक मुट्ठी नमक बनाया उन्होंने। असहयोग आंदोलन का मतलब होता है अंग्रेजों का साथ बिल्कुल नहीं देंगे, जितने कपड़े अपने अंग्रेजी वस्तुएं सबको जला के खाक करो, जला के खाक बुझा के राख कर दो, अंग्रेजों का किसी को सहयोग नहीं करना। तो 1930 का असहयोग आंदोलन चला, लेकिन सबका को चले भारत। गांधी जी को कहाँ जाना पड़ा, गोलमेज सम्मेलन चल रहे थे, सेकंड गोलमेज सम्मेलन में 1931 में कहाँ जाना पड़ा, इंग्लैंड, और इसलिए आंदोलन बंद हो गया। फिर गांधी जी का मूड खराब हो गया, आजादी नहीं हो रहा, कब से लगी। 1942 में ये अंतिम आंदोलन है गांधी जी का। 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की घोषणा कर दी। कल 9 तारीख से असहयोग कौन सा आंदोलन चलेगा, भारत छोड़ो आंदोलन पूरे देश में चलाया जाएगा। और अब नारा है करो या न करो, यानी सत्य और अहिंसा की बात करने वाला गांधी अब क्या कह रहा है, करो या न करो। लेकिन ये नहीं कह रहा है कि मरो या मारो, ध्यान से समझना, करो या मरो बात समझ में आ रही, और मरो या मारो में अंतर है। करो या मरो का मतलब देश की स्वतंत्रता के लिए कुछ करो, या फिर उसको प्राप्त करने के लिए खुद मर जाओ, खुद मर जाओ, दूसरे को मत मारो, बात समझ में आ रही। और मरो या मारो का मतलब क्या होता है, या तो मर जाएंगे या मार देंगे। तो गांधी जी ने मरो या मारो का नारा नहीं दिया, क्या करो या तो देश को आजाद करो या फिर आजादी के संघर्ष में मर जाओ। यानी गांधी जी अब तूफानी गति में आ गए। जो गांधी बुलडोजर की तरह धीरे चलते थे, आज फॉर्च्यूनर की तरह भाग रहे हैं, बात समझ में आई। यानी गांधी ने पूरे भारत के लोगों से कह दिया कि जो तुम्हें अच्छा लगे वैसे आंदोलन करो, आज से तुम्हारा नेता कोई नहीं। तो ये भारत छोड़ो आंदोलन एक ऐसा आंदोलन था जिसका नेता कोई नहीं, गांधी भी नहीं थे। गांधी को पता था कि उठा के ले जाएंगे अंग्रेज, उठा के गांधी को जेल में डाल दिया। भगत सिंह मतलब जो भी थे, भगत सिंह तो नहीं थे उस समय, नेहरू थे, गांधी थे, इन लोगों को जेल में बंद कर दिया, बात समझ में आई। तो लोगों को तो गांधी ने पहले ही कह दिया था कि जिसके दिमाग में जो आए वही करना है, बात समझ में आई। तो रोटी और फूलों का यूज किया गया। रोटी का मतलब होता है कोई संदेश देना चाहते हैं, फूलों का मतलब रोटी है तो यहाँ इकट्ठे हो जाओ, फूल देवे तो यहाँ इकट्ठे हो जाओ। तो लोग इस तरीके से काम कर रहे थे, ये खूब चलता रहा, लेकिन अंग्रेज जो है टस से मस नहीं हुए। और इसी समय क्या होगा, तब तक ये आंदोलन चलते चलते 2 साल हो गए। 1944 और 45 की शुरुआत हो गई और सुभाष चंद्र बोस भारत से गए थे कहाँ पे, सिंगापुर। आजाद हिंद फौज की स्थापना की और भारत पर आक्रमण किया और भारत के 2 द्वीप किसे अंडमान निकोबार और किस अंडमान और निकोबार को आजाद करा दिया, और नॉर्थ ईस्ट में इम्फाल मणिपुर जैसे क्षेत्रों को आजाद करा दिया। लेकिन उस समय क्या होगा कि हिटलर यानी जर्मनी और जापान की सेना में मदद कर रही थी सुभाष चंद्र बोस की, उन्होंने सरेंडर कर दिया अमेरिका और ब्रिटेन जैसे राष्ट्रों के समक्ष, इसलिए उन्होंने हार मान ली। मजबूरी में इनके खाना पीना बंद हो गया सुभाष चंद्र बोस की सेना का, और उन्हें सरेंडर करना पड़ा। तो आज़ादी की लड़ाई सुभाष चंद्र बोस की तरफ से जो डायरेक्ट लड़ाई के माध्यम से करना चाहती थी वो समाप्त हो गई। लेकिन तब तक ब्रिटेन में सरकार बदल गई, क्लीमेंट एटली प्रधानमंत्री बने और उन्होंने घोषणा कर दी कि 20 जून 1948 को भारत को स्वतंत्रता दी जाएगी। इसी योजना को कहा जाता है माउंट बैटन योजना, 20 जून योजना। तो क्या होगा, 1948 से पहले ट्रांसफर ऑफ पावर करना, तो 15 अगस्त 1947 के दिन ट्रांसफर ऑफ पावर कर दिया गया। 14 अगस्त को पाकिस्तान आजाद हो गया, 15 अगस्त को हिंदुस्तान हो गया, और हम आज़ादी का 75 साल पूरे मना रहे। तो ये थी हमारे भारत देश की आज़ादी की यात्रा। नमस्कार।